हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज अभी इस वाले वीडियो में देखते हैं कि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विवरणात्मक या वर्णनात्मक सांख्यिकी। ठीक है, विवरणात्मक और वर्णनात्मक सांख्यिकी से तात्पर्य यह है कि जब हमारे सामने जब होल पॉपुलेशन होती है, एक छोटा सैंपल होता है, एक छोटी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, उस पूरी पॉपुलेशन को जब हम रिसर्च का विषय बना लेते हैं, इसके बाद जो हमें आंकड़ा प्राप्त होता है उस आंकड़े को स्टैटिस्टिक्स के रूप में या उसका एक कंक्लूजन निकालने के लिए जो हम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्ट मुद्दे पर आएंगे, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें नहीं पढ़ाएंगे, हम बस डायरेक्टली ये पढ़ाएंगे कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, जिससे आपके पास समय जो कम है उसी में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाना है तो जल्दी से जल्दी वो कवर हो पाए। ठीक है, तो इसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज होती है वो होती है आपकी कौन कौन सी, मीन, मीडियन, मोड एंड मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसके अंतर्गत आता है आपका रेंज आता है, परसेंटाइल आता है, मीन आता है, मीन डेविएशन, क्यूडी, एसडी यानी क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूं, आपको याद रखना है मीन, मीडियन, मोड। जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात होगी तब आप सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों जो मान होते हैं वो तीनों के तीनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी की भी बात हम किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। इसमें हम रेंज, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी में रेंज हम ज्ञात करते हैं, परसेंटाइल ज्ञात करते हैं, मीन ज्ञात करते हैं, मीन डेविएशन ज्ञात करते हैं, सॉरी मीन डेविएशन ज्ञात करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, आपका डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको केवल ये 5-6 चीजें जो हमने बताई हैं वो आपको रट लेना है। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते किसको है, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि व्याख्या करना। व्याख्या करना, जब आप मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और वहां पर 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार आपको पिंच कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। आप उनकी समस्या का, या फिर आप तो उनको भगा नहीं देंगे या खुद क्लास छोड़ करके भागेंगे नहीं, आप उनकी समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं और अध्ययन करने के बाद जो आंकड़े आपको मिले उन आंकड़ों से रिजल्ट ज्ञात करना चाहते हैं। तो रिजल्ट ज्ञात करने के लिए आप किस प्रकार की स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करेंगे, वो आप प्रयोग करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग ही क्यों करेंगे, क्योंकि आप अगर 10 विद्यार्थी का सिलेक्शन करते हैं और 10 विद्यार्थी के ऊपर पूरा होल पॉपुलेशन के ऊपर आप स्टडी कर लेते हैं और इसके बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के आधार पर आप उसकी क्या कर रहे हैं, व्याख्या करेंगे कि फला ये जो 10 विद्यार्थी हैं, इन 10 विद्यार्थियों में ये प्रॉब्लम है, इसके कारण हम जो है ये जिसके कारण ये सारे विद्यार्थी हमें परेशान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जब कोई समस्या आती है, जब होल पॉपुलेशन या छोटा सैंपल होता है, सॉरी छोटी पॉपुलेशन होती है, छोटी जनसंख्या होती है, उस समय उससे प्राप्त डेटा का जब हम स्टैटिस्टिकल नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा है जो व्यवहार के आधार पर है, उसमें दूसरा है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंस का मतलब अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाने का सीधा सीधा मतलब है कि जब हमारे पास होल पॉपुलेशन होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको पॉपुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, आपको सैंपल समझ में नहीं आ रहा है, सैंपलिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ में आ सकती हैं जब आप रिसर्च के कुछ टॉपिक अच्छी तरीके से समझें। जैसे पॉपुलेशन हो गया, सैंपलिंग हो गया, सैंपलिंग मेथड्स हो गए, सैंपल हो गया, सैंपलिंग मेथड हो गया, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने से पहले रिसर्च की जो मेजर पार्ट है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के टाइप क्या होते हैं,
ये सब आपको पता होगा, तब जा करके आपको अच्छी तरीके से स्टैटिस्टिक्स समझ में आएगी। बिना उसको पता किए हम मान करके चल रहे हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपको समझ में आ रही हैं और आप पहले से जानते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अभी भी समय है। मैं 2 घंटे के बजाय 3 घंटे 4 घंटे भी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस जो लाइव क्लास होती है वो भी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों के पास शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जा रही है, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे आपस में बातचीत करके क्या होता है। फिर कोई एक समय आपके अनुसार फिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, लाइव क्लास करेंगे। अदरवाइज वीडियो तो हम कंटिन्यू डालते रहेंगे, आपको पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जब हमारे पास कोई बड़ी पॉपुलेशन होती है, बड़ी जनसंख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना इस समय का जो दौर है, इस समय की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वैश्विक महामारी है, वैश्विक समस्या है। इस वैश्विक समस्या का जब हमको अध्ययन करना है तो हम अध्ययन करने के लिए भाई हमको पूरे विश्व की जो जनसंख्या है जो पूरे विश्व में कोरोना पेशेंट्स हैं, हर एक पेशेंट का तो हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अपने इंडिया में ही या फिर अपने यूपी में ही बनारस से कुछ लोगों का सैंपल ले लिया, कुछ लोगों का सिलेक्शन कर लिया, कुछ लोगों का जौनपुर से कर लिया, कुछ लोगों का जो है आजमगढ़ से कर लिया, कुछ लोगों का कानपुर से कर लिया, कुछ लोगों का दिल्ली से मेरठ से कर लिया। तो अलग अलग क्षेत्र से हम जो है कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिए कि जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अब उनसे हम स्टडी करना शुरू करते हैं कि आप कहाँ गए थे, क्या किए थे, कैसे किए थे। करने के बाद उनसे जो प्राप्त आंकड़ा होता है, उस आंकड़े के आधार पर जब हम रिजल्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज होती है वो स्टैटिस्टिक्स आपकी होती है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स या आपकी अनुमानात्मक सांख्यिकी। ठीक है, अनुमानात्मक सांख्यिकी, इन्फ्लुएंशियल या अनुमानात्मक सांख्यिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं। कौन कौन से, आपके टी टेस्ट होता है, आपका टी टेस्ट, काई स्क्वायर और अनोवा। टी टेस्ट, काई स्क्वायर और अनोवा, ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कहाँ पर हम जो है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किए हैं, कहाँ पर हम जो है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किए हैं, कहाँ पर हम पैरामीट्रिक और कहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है, तो चारों का आपको सही तरीके से मीनिंग समझ में आना चाहिए और उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुमानात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत क्या होता है, टी टेस्ट, काई स्क्वायर और टी टेस्ट, काई स्क्वायर और अनोवा। ठीक है, ये 3 प्रकार की स्टैटिस्टिक्स इसके अंतर्गत यूज होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, लास्ट में जो व्यवहार के आधार पर एक और स्टैटिस्टिक्स की बात की जाती है वो होती है आपकी कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। जो कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक चर होते हैं, 2 या 2 से अधिक चर होते हैं और दोनों चरों की व्याख्या को हम दोनों चरों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट देखते हैं या दोनों चरों के आधार पर जब हम कोई निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है वो आपकी होती है कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कोरिलेशनल में स्टैटिस्टिक्स में कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड हम लगाते हैं, इसमें फिक्स नहीं है कि यही मेथड लगेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा जो भी वहाँ पर पॉसिबल होगा वो हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रयास के साथ जुड़ें और कोशिश करें कि हमारे मनोबल को भी बढ़ाते रहें। आप लोगों का संकल्प हमारा प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।